3 दिनों की लगातार गिरावट के बाद आज बाजार ने जोरदार वापसी की और माहौल पूरी तरह बदल गया। सुबह शुरुआत थोड़ी सुस्त रही, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा खरीदारी बढ़ती गई और आखिर में बाजार मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 639 अंक चढ़कर 77,304 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 195 अंक की तेजी के साथ 24,093 पर पहुंच गया। यानी हाल की गिरावट के बाद ये एक मजबूत रिकवरी मानी जा रही है, जिससे निवेशकों का भरोसा वापस आता दिखा। आज की तेजी में रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और इन्फोसिस जैसे बड़े शेयरों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। जब ऐसे भारी वेटेज वाले शेयर चलते हैं तो पूरा इंडेक्स ऊपर खिंच जाता है। सन फार्मा का शेयर करीब 7% उछला, जिसकी वजह रही ऑर्गेनिन के बिजनेस अधिग्रहण की खबर। निवेशकों को लग रहा है कि ये डील आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ को और मजबूत कर सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी लगभग 3% की तेजी देखने को मिली। कंपनी के स्थिर तिमाही नतीजों ने बाजार को भरोसा दिया कि इसका बिजनेस मजबूत बना हुआ है। महिंद्रा फाइनेंस का शेयर करीब 8% चढ़ा, क्योंकि कंपनी ने अच्छे तिमाही नतीजे पेश किए। जब किसी कंपनी का मुनाफा और बिजनेस उम्मीद से बेहतर होता है तो उसमें तेजी आना स्वाभाविक होता है। ब्लू स्टार लिमिटेड का शेयर 5% से ज्यादा चढ़ा, क्योंकि मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट दिया है। गर्मी बढ़ने से एसी और कूलिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है, जिसका सीधा फायदा ऐसी कंपनियों को मिलता है। दूसरी तरफ श्रीराम फाइनेंस और एक्सिस बैंक जैसे शेयर करीब 3% गिरे। इनके तिमाही नतीजे बाजार की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, इसलिए निवेशकों ने इनमें बिकवाली की। महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया में भी करीब 8% की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी के नतीजे कमजोर रहे। खराब रिजल्ट आने पर अक्सर निवेशकों का भरोसा कम हो जाता है। आज बाजार में तेजी का सबसे बड़ा कारण रहा वैल्यू बाइंग, यानी सस्ते भाव पर खरीदारी। पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद कई अच्छे शेयर नीचे आ गए थे, जिन्हें निवेशकों ने मौके के तौर पर खरीदा। इसके साथ शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली। आसान भाषा में समझे तो जो लोग पहले गिरावट पर दाव लगा रहे थे, उन्होंने अपने सौदे काटे, जिससे बाजार में तेजी और बढ़ गई। आज खास बात ये रही कि सिर्फ 1-2 सेक्टर नहीं, बल्कि लगभग सभी सेक्टर में खरीदारी दिखी। फार्मा, आईटी, ऑटो और मिड कैप शेयरों में खास तौर पर मजबूत तेजी देखने को मिली। हालांकि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा पीछे रहा और ज्यादा बड़ी तेजी नहीं दिखा पाया। इसका एक कारण ये भी है कि अभी नतीजों का सीजन चल रहा है, जिससे इस सेक्टर में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अगर पूरे दिन के मूवमेंट को देखें तो बाजार में बार बार हल्की गिरावट आई, लेकिन हर बार नीचे से खरीदारी भी आई। इसका मतलब है कि निवेशक अब निचले स्तरों पर भरोसा दिखा रहे हैं। तकनीकी नजरिए से देखें तो सेंसेक्स ने अपना अहम सपोर्ट वापस हासिल कर लिया है। 76,700 से 76,500 का जोन अब मजबूत सहारा माना जा रहा है, जहां से बाजार को नीचे गिरने पर सपोर्ट मिल सकता है। ऊपर की तरफ 77,900 से 78,000 का स्तर एक बड़ा रेजिस्टेंस है, यानी अगर बाजार यहां पहुंचता है तो वहां कुछ रुकावट या मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। निफ्टी के लिए 24,000 और 24,900 का स्तर अहम सपोर्ट माना जा रहा है। जब तक बाजार इन स्तरों के ऊपर बना रहता है, तब तक तेजी का ट्रेंड जारी रह सकता है। अगर यही मोमेंटम बना रहता है तो निफ्टी आगे 24,215 और फिर 24,300 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये 23,900 के नीचे फिसलता है तो मौजूदा तेजी कमजोर पड़ सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन ये संकेत देता है कि बाजार में निचले स्तरों पर खरीदारी लौट रही है। अगर ग्लोबल संकेत और नतीजे सपोर्ट करते रहे तो आने वाले दिनों में ये रिकवरी और आगे बढ़ सकती है। अगली खबर, ईरान में युद्ध के बाद उसकी ऊर्जा सुविधाओं को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते सरकार ने फैसला किया है कि नेचुरल गैस की खपत कम की जाए। इसका सीधा मतलब ये है कि देश अब ऊर्जा बचाने के मोड में चला गया है और आने वाले समय में घरेलू, इंडस्ट्री और बिजनेस सभी जगह गैस के इस्तेमाल पर सख्ती देखने को मिल सकती है। टैंकों के नष्ट होने से 18.5 मिलियन गैलन से ज्यादा ईंधन का नुकसान हुआ है, जो केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि सप्लाई सिस्टम के लिए बड़ा झटका है। अगर हालात जल्दी सामान्य नहीं हुए तो ईरान को बिजली उत्पादन, फैक्ट्री संचालन और आम जनता की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना काफी मुश्किल हो सकता है। वहीं ईरान ने साफ संकेत दिया है कि वो अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की स्थिति पहले जैसी नहीं रहने वाली। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, इसलिए यहाँ कोई भी बदलाव सीधे ग्लोबल मार्केट को प्रभावित करता है।
अगली खबर खरीफ सीजन से पहले किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में खाद की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब ये है कि बुवाई के समय किसानों को यूरिया या डीएपी जैसी जरूरी खाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार के पास जरूरत के मुकाबले करीब 40% स्टॉक पहले से मौजूद है, जो सामान्य 33% से ज्यादा है और इसे मजबूत स्थिति माना जाता है। साथ ही आयात और घरेलू उत्पादन दोनों को बढ़ाया गया है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि पूरे सीजन में सप्लाई बनी रहे। अगली खबर, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कपास का बेस प्राइस 300 रुपए बढ़ा दिया है, जिससे किसानों को अपनी फसल के बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ गई है। इसका असर खासतौर पर उन राज्यों में ज्यादा होगा जहां कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जिससे ग्रामीण आय में सुधार आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कपास महंगा होने का असर टेक्सटाइल कंपनियों पर पड़ सकता है, क्योंकि उनकी कच्चे माल की लागत बढ़ जाएगी। ऐसे में वर्धमान टेक्सटाइल्स, केपीआर मिल, ट्राइडेंट लिमिटेड और वेल्सपन लिविंग जैसे शेयरों पर दबाव देखने को मिल सकता है अगर कंपनियां कीमतें नहीं बढ़ा पाती। अल्ट्राटेक सीमेंट ने चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां कंपनी का मुनाफा 2,983 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान से काफी ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी ने 240 रुपए प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड भी घोषित किया है, जो मजबूत कैश फ्लो और निवेशकों के लिए अच्छे रिटर्न का संकेत देता है। कंपनी का एबिडा और मार्जिन भी उम्मीद से बेहतर रहा, जिससे साफ है कि कंपनी लागत को अच्छे से कंट्रोल कर रही है और प्राइसिंग पावर भी मजबूत है। ऐसे मजबूत ऑपरेटिंग नतीजे आमतौर पर शेयर के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बनते हैं। अदानी टोटल गैस ने चौथी तिमाही में 168.3 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछली तिमाही से 6.1% ज्यादा है, और रेवेन्यू भी बढ़कर 1,994.6 करोड़ रुपए पहुंचा। लेकिन एबिडा और मार्जिन में गिरावट दिखी, जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर दबाव नजर आया। पिछली तिमाही यानी Q3 वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था, लेकिन खर्च बढ़ने से मुनाफा थोड़ा घटा, जिससे साफ है कि ग्रोथ के बावजूद मार्जिन पर दबाव बना हुआ है और शेयर हल्की बढ़त के साथ 635.60 रुपए पर बंद हुआ। रैलिस इंडिया लिमिटेड ने चौथी तिमाही में 15 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया, जो पिछले साल के 32 करोड़ रुपए के नुकसान से कम है, यानी घाटा घटा है, जबकि रेवेन्यू 6% बढ़कर 456 करोड़ रुपए पहुंचा, जिससे बिजनेस में हल्की रिकवरी के संकेत मिलते हैं। कंपनी का एबिडा लॉस भी काफी कम होकर सिर्फ 1 करोड़ रुपए रह गया, जो पहले 20 करोड़ रुपए था, और कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसके बाद शेयर 2% से ज्यादा बढ़कर 261.65 रुपए पर बंद हुआ। जिंदल सॉ लिमिटेड के चौथी तिमाही के नतीजे कमजोर रहे, जहां नेट प्रॉफिट 52% गिरकर 139.4 करोड़ रुपए रह गया और रेवेन्यू भी 8% घटकर 4,633.5 करोड़ रुपए आ गया। इसके साथ ही एबिडा और मार्जिन में भी गिरावट आई, जिससे साफ है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रदर्शन पर दबाव बना हुआ है। हालांकि कमजोर नतीजों के बावजूद कंपनी ने 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है और बोर्ड में नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति के साथ कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिसमें एक विदेशी सब्सिडियरी को बेचने या बंद करने की योजना भी शामिल है, जिससे आगे स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिल सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन करते हुए 14.1% की बढ़त के साथ 669.2 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया और रेवेन्यू भी करीब 16% बढ़कर 2,902.6 करोड़ रुपए पहुंचा, जिससे साफ है कि कंपनी का हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस लगातार विस्तार कर रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शानदार नतीजे देते हुए चौथी तिमाही में 65% से ज्यादा की बढ़त के साथ 831.4 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और पूरे वित्त वर्ष 26 में भी 25% ग्रोथ के साथ 2,641 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया, जो बैंक की मजबूत ग्रोथ स्टोरी को दिखाता है। पिरामल फाइनेंस लिमिटेड ने चौथी तिमाही में 603 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 9 गुना ज्यादा है और पूरे वित्त वर्ष 26 में 168% की बढ़त के साथ 1,540 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाता है, जिसमें एक्सेप्शनल गेन का बड़ा योगदान रहा। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने अपने नतीजों के साथ निवेशकों के लिए बोनस और डिविडेंड का ऐलान किया है, जहां 1-3 बोनस का मतलब है कि हर 3 शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा, जो कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने की रणनीति को दर्शाता है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के शेयर में 27 अप्रैल 2026 को करीब 1.45% की तेजी आई और ये 321 रुपए पर बंद हुआ, जिसकी वजह ये खबर रही कि कंपनी बोर्ड जल्द ही फंड जुटाने पर विचार करेगी, जिससे भविष्य के प्रोजेक्ट्स और विस्तार को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं।
प्लास्टिब्लेंस इंडिया के शेयर में 27 अप्रैल 2026 को करीब 3% की तेजी आई और ये 157 रुपए पर बंद हुआ, जिसकी वजह कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजे रहे, जहां नेट प्रॉफिट 44% बढ़कर 13.8 करोड़ रुपए पहुंचा और रेवेन्यू भी बढ़कर 210 करोड़ रुपए हो गया, जिससे बिजनेस में अच्छी ग्रोथ दिखी। कंपनी का एबिडा और मार्जिन भी सुधरे हैं, जो ये दिखाता है कि खर्च पर अच्छा कंट्रोल है और कमाई की गुणवत्ता बेहतर हुई है। साथ ही 3 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड के ऐलान से निवेशकों के लिए ये एक अतिरिक्त पॉजिटिव संकेत बन गया है। सूर्या रोशनी के शेयर में 27 अप्रैल 2026 को करीब 1.6% की बढ़त आई और ये 239 रुपए पर बंद हुआ, जिसकी बड़ी वजह कंपनी को अमेरिका से मिले नए एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं, जिनकी कुल वैल्यू करीब 86 करोड़ रुपए है, जिससे कंपनी के बिजनेस के लिए मजबूत संकेत मिल रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशंस ने 750 करोड़ रुपए का कॉमर्शियल पेपर जारी किया है, जो एक शॉर्ट टर्म फंड जुटाने का तरीका होता है और आमतौर पर इसका उपयोग वर्किंग कैपिटल या रोजमर्रा के बिजनेस खर्चों को मैनेज करने के लिए किया जाता है, जिससे कंपनी की नकदी स्थिति मजबूत बनी रहती है। एनटीपीसी के शेयर में 27 अप्रैल 2026 को करीब 2% की तेजी आई और ये 410 रुपए पर बंद हुआ, जहां बाजार में ये चर्चा थी कि कंपनी बिहार में 1400 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर यूनिट लगाने की योजना बना रही है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी कोई फीजिबिलिटी स्टडी शुरू नहीं हुई है। वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयर में करीब 12% की तेजी आई, क्योंकि कंपनी को आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस की मंजूरी मिल गई है, जिससे अब वो सीधे लोन देने का बिजनेस शुरू कर सकेगी और फिनटेक सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी। इस लाइसेंस के जरिए कंपनी अपनी लैंडिंग सब्सिडियरी के तहत नए क्रेडिट प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएगी और 186 मिलियन से ज्यादा यूजर बेस का फायदा उठाकर रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट में विस्तार करेगी, जिससे मार्जिन बेहतर होने और बाहरी लेंडर्स पर निर्भरता कम होने की। किर्लोस्कर न्यूमैटिक के नतीजों के बाद शेयर में तेज उछाल देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का मुनाफा 79% बढ़कर 143.8 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी बेहतर हुई है। कंपनी ने 8.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड और 1:2 स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है, जिससे शेयर छोटे निवेशकों के लिए ज्यादा किफायती हो सकता है। साथ ही एफआईआई की हिस्सेदारी बढ़ना ये संकेत देता है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा कंपनी में मजबूत हो रहा है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्जिंग लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन यानी आपसी समझौते का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। कोर्ट का मानना है कि लंबी कानूनी लड़ाई से बेहतर है कि सभी पक्ष बातचीत से समाधान निकालें। इस तरह के कॉर्पोरेट विवाद निवेशकों के लिए अहम होते हैं, क्योंकि इससे कंपनी के मैनेजमेंट और स्थिरता पर असर पड़ता है। अगर मामला जल्दी सुलझता है तो ये शेयर के लिए सकारात्मक हो सकता है, लेकिन लंबा खिंचने पर अनिश्चितता बनी रहती है। ऑयल इंडिया ने लीबिया में हाइड्रोकार्बन की नई खोज की है, जो कंपनी के लिए एक बड़ा इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। इसमें कंपनी की 25% हिस्सेदारी है, इसलिए अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भविष्य में आमदनी और रिजर्व दोनों बढ़ सकते हैं। ये खोज भारत के लिए भी अहम है, क्योंकि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है। अगर आगे का मूल्यांकन सकारात्मक आता है तो कंपनी की प्रोडक्शन क्षमता और ग्लोबल मौजूदगी दोनों में इजाफा देखने को मिल सकता है। टैनला प्लेटफॉर्म्स के शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा, जो इस बात का संकेत है कि बाजार में अचानक बहुत मजबूत खरीदारी आई है। खास बात यह रही कि ट्रेडिंग वॉल्यूम सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा रहा, जो बड़े निवेशकों की दिलचस्पी दिखाता है। कंपनी के वित्त वर्ष 26 के नतीजों में भी ग्रोथ देखने को मिली है, जहां आमदनी और मुनाफा दोनों बढ़े हैं। हालांकि लंबे समय में शेयर का प्रदर्शन उतार चढ़ाव वाला रहा है, इसलिए निवेशकों की नजर अब कंपनी की आगे की स्थिर ग्रोथ पर बनी रहेगी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयर में तेजी इसलिए देखने को मिली क्योंकि कंपनी ने चौथी तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं। मुनाफा 434 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान से काफी ज्यादा है और पिछले साल के मुकाबले मजबूत ग्रोथ दिखाता है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन भी मजबूत रहा है, जहां एबिडा और मार्जिन दोनों में सुधार हुआ है। साथ ही 25 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान ये दिखाता है कि कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो है और वो शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने की स्थिति में है। आईआरएम एनर्जी के शेयर में हाल के दिनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जहां कुछ ही दिनों में भाव 210 रुपए से बढ़कर 325 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। ये तेजी सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि वॉल्यूम में भी दिखी है, जो मजबूत खरीदारी का संकेत देती है। ये कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में काम करती है और सीएनजी पीएनजी सप्लाई करती है। स्मॉल कैप शेयर होने की वजह से इसमें तेजी भी तेज होती है और गिरावट भी, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है।
ग्लोबल मार्केट में निकिल की कीमतें 2 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, जिसकी मुख्य वजह इंडोनेशिया से सप्लाई का कम होना है। जब सप्लाई घटती है और मांग बनी रहती है तो कीमतों में तेजी आना स्वाभाविक होता है। निकिल का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील और ईवी बैटरी में होता है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ने से कई इंडस्ट्री की लागत बढ़ सकती है। खासकर ऑटो, मेटल और बैटरी सेक्टर पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। वरुण बेवरेजेस के शेयर में नतीजों के दिन काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, क्योंकि रिजल्ट आने के तुरंत बाद मुनाफा वसूली हुई। हालांकि बाद में फिर से खरीदारी लौटी, जिससे शेयर ने रिकवरी दिखा दी। कंपनी के नतीजे मजबूत रहे हैं, जहां मुनाफा 726 करोड़ से बढ़कर 872 करोड़ रुपए हो गया और आमदनी भी बढ़ी है। साथ ही एबिडा और मार्जिन में सुधार ये दिखाता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। हिंदुस्तान जिंक को लेकर डिमर्जर की खबर बाजार में चर्चा का विषय बनी हुई है। डिमर्जर का मतलब होता है कि कंपनी अपने किसी बिजनेस को अलग कर सकती है, जिससे उसकी असली वैल्यू सामने आ सके। अब बाजार की नजर इस बात पर है कि कौन सा यूनिट अलग होगा और निवेशकों को क्या फायदा मिलेगा। टीसीएस ने सीमेंस एनर्जी एजी के साथ एआई आधारित साझेदारी की है, जिसका मकसद इंडस्ट्री और एनर्जी सेक्टर में स्मार्ट ऑपरेशन को बढ़ावा देना है। इससे डिजिटल और ऑटोमेशन सोल्यूशन को और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इंडियन गैस एक्सचेंज में अपनी करीब 1% हिस्सेदारी बेच दी है, ताकि पीएनजीआरबी के नियमों का पालन किया जा सके, जिसमें किसी एक इकाई की हिस्सेदारी 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अब एनएसई की हिस्सेदारी घटकर इसी सीमा पर आ गई है। इंडियन गैस एक्सचेंज देश का पहला ऑनलाइन नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां स्पॉट, फॉरवर्ड और डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग होती है। और हाल ही में एनएसई के साथ मिलकर गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की तैयारी भी की जा रही है। आगे चलकर आईजीएक्स आईपीओ लाने की योजना भी बना रहा है, जहां दिसंबर तक पब्लिक इशू लाने का टारगेट है। और अगर ये प्लान आगे बढ़ता है तो निवेशकों को नेचुरल गैस मार्केट से जुड़ी इस कंपनी में निवेश का नया मौका मिल सकता है। हेक्सावे टेक्नोलॉजीज ने निवेशकों को खुश करते हुए ₹1 फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर ₹8.50 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 5 मई 2026 रखी गई है और भुगतान 15 मई से शुरू होगा। स्टॉक की चार्ट देखें तो शेयर करीब 1.85% बढ़कर ₹453 पर बंद हुआ। बालाजी अमाइंस के प्लान्स अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से अमोनिया की सप्लाई प्रभावित हुई है। अमोनिया कंपनी के लिए एक अहम कच्चा माल है और इसकी कमी के कारण कुछ यूनिट्स को आंशिक रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। हालांकि अब सप्लाई में धीरे धीरे सुधार दिख रहा है, जिससे कंपनी मिथाइलमाइंस, इथाइलमाइंस और उनके डेरिवेटिव्स का उत्पादन फिर से शुरू कर रही है। कंपनी वैकल्पिक सप्लायर्स से भी बातचीत कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कतों से बचा जा सके। और